हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज जो फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, इसके अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं वो है चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो उसकी इक्वेशंस वगैरह कैसे होती है और कैसे उसको हमें सोल्व करना है, कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है कंसेप्ट जो है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो है हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग उसके अंदर। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया तो मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि उनके बारे में आप कंप्लीटली जानते हैं कि फोर्स किस तरह से लगेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी इक्वेशंस बनने वाली है वो इक्वेशंस का मतलब क्या है, कोई भी जो डायनेमिक जो हमारा सिस्टम है उस डायनेमिक सिस्टम की गति की जो समीकरण है वो कैसे बनती है, वो बनती है फोर्स की इक्वेशन, यानी कि हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड देन उसके बाद में उसकी पोजीशन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वही चीजें हमारे पास यहाँ से रहेगी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि सबसे पहले हम सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू मास एम है, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर पैरेलल अगर मूव कर रहा है ना, तो उस केस के अंदर जो है उसकी इक्वेशंस कैसी बनेगी। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, पहला जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई रख रहा हूं, या मूव पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसा लिख देते हैं, मूव पैरेलल टू ई। अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पैरेलल डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, उस केस के अंदर उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरह की रहेंगी, ठीक है, उनकी हमें बात करनी। तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या होगा कि मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये दिमाग में रखना है, कौन सा फील्ड है हमारा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू सपोज कर लीजिए इसकी ई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल, यानी कि यहाँ मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, उसकी चार्ज कितना है क्यू, मास कितना है उसका एम है, ये मूव करता है। ठीक है, तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी जो भी आपको गिवन है, अभी हम देख लेंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए यू है ना, यू वेलोसिटी से ये मूव करता है। तो अगर यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स हम पता है क्योंकि हमने वहां पढ़ा कि एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यूई फोर्स होगा। उस क्यूई फोर्स से लेके हम इसको इक्वेशन सोल्व करेंगे। इसके लिए जो है एक्सेलरेशन होगा, उसके बाद में वेलोसिटी हो गया, और देन उसके बाद में जो है उसकी डिस्टेंस जो है ट्रेवल कितनी करेगा, वो सब चीजें हम इससे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इसका मतलब इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यूई फोर्स। ठीक है, कितना फोर्स होगा, क्यूई इस पे फोर्स होगा। अब हम क्या जानते हैं, न्यूटन्स की जो हमारी इक्वेशन है उससे हम क्या जानते हैं कि ये जो फोर्स होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए जो है डायरेक्शन में को सिर्फ, क्योंकि ये क्या होगा, लीनियर डायरेक्शन में मूव करेगा है ना, क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब क्या है, ये मान लीजिए जो डायरेक्शन में ले रहा हूँ इस तरफ, ये कौन सी ले रहा हूँ, ये मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसलिए मेरे पास एक्सेलरेशन भी क्या आ गया, कुछ इस तरह सा। या फिर आप इसको एक और हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं कि एम ए कर देते हैं इसको, है ना। तो एम ए इक्वल टू क्या हो गया, एम ए इक्वल टू ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू ई आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ से एक बार के लिए डायरेक्शन को इंक्लूड जो है उसको हटा रहा हूँ ना, डायरेक्शन को अभी भूल जाते हैं हम एक बार। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में होंगे तो मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन हमें मैग्नीट्यूड में फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन में पता है कि डायरेक्शन कौन सी रहेगी, कि जो ई की डायरेक्शन है वही क्या रहेगी, इस क्यू की डायरेक्शन रहेगी। अब उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ई के अपोजिट, वो यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, माइनस ई रख देंगे उसकी जगह। तो वो हम लास्ट में जो है, अभी हम जनरल चल रहे हैं ना, जनरल हमारे पास क्यू जो है चार्ज है, उसके लिए हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम ए इक्वल टू क्यू ई, है ना। और ए को हमने किससे रिप्लेस करें, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने इससे इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और जनरल डायरेक्शन भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन में भी नहीं है, ये तो हमने क्या किया, तो इस तरह से जेड एक्स और वाई, सॉरी एक्स और वाई, है ना, इस तरह से है मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में हो, ये कौन सी होगी मेरी, आर केप डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो जनरल डायरेक्शन में लेना चाहेंगे तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, आर आ जाएगा।
है ना, घबराना नहीं है, जो भी हमें डायरेक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम जनरल केस में चल लेते हैं, आर ले लेते हैं इसको, वो डिपेंड करेगा अपने जो इक्वेशन है उसमें क्या दिया हो ना। ये क्या हो गया हमारे पास, आर को हम क्या कह देंगे यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर कह देंगे, ठीक है। तो इससे अगर हम मान लीजिए इक्वेशन सोल्व करना चाहते हैं, मान लीजिए इसी से चलते हैं, फिर एक डायरेक्शन जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेंगे वहाँ पे। तो अगर मान लीजिए वन डायमेंशन में एक लीनियर इक्वेशन बनती है, वो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या देखना है, यहाँ से अगर मान लीजिए मुझे एक्सलेशन फाइंड आउट करना है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, तो सिंपली ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। डायरेक्शन में लेना चाहेंगे तो ये लीजिए डायरेक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास ये क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। इससे आगे हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को फिर मैं इससे लिख दूंगा, ठीक है, क्यू ई बाई एम, ठीक है, क्यू ई बाई एम। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल करूंगा, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, टी नहीं है तो टी नहीं है, तो इसका मतलब सारा का सारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, और साथ में टी प्लस सी वन, क्योंकि ये क्या है, जो हमारा इंटीग्रल है वो इंटीग्रल कौन सा है, वो फिक्स वाला इंटीग्रल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए इनिशियल जो भी कंडीशन आपको गिवन होगी, मान लीजिए यहाँ पे क्या कह देते हैं कि इनिशियल जो वेलोसिटी कितनी है, u है, कि t इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी थी वो u थी, या क्वेश्चन में दिया होगा कि t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा c कांस्टेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा, ठीक है, क्या है, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि अब हम किस पे चल रहे हैं, जनरल केस में चल रहे हैं। जनरल केस के अंदर क्या होगा कि मान लीजिए कोई ना कोई वेलोसिटी थी, अब वो जीरो थी, कितनी थी वो हमें पता, उसकी वैल्यू नहीं पता, हमें पता है कि वेलोसिटी कितनी दी है, u दे दी आपको ना। तो अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू जीरो पे आपकी u दे रखी है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, उस केस के अंदर या यू नोट कह देते हैं, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे तो कितने कह देते हैं, यू नोट कह देते हैं। तो एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो यू इक्वल टू या v इक्वल टू कितना हो गया, यू नोट, ठीक है, v इक्वल टू कितना हो गया, यू नोट। तो आप इस वैल्यू में इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये किसके इक्वल है, v के इक्वल है, तो यू नोट इज इक्वल टू दिस, अच्छा वेक्टर ले रहे हैं तो वेक्टर में ले लीजिए, ठीक है, सारी चीज वेक्टर में है तो वेक्टर में ही हम ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू तो जीरो प्लस सी, तो सी वन इक्वल टू कितना आ गया, यू नॉट, सी वन इक्वल टू कितना आ गया, यू नॉट। तो यहाँ पर रख देंगे, तो v इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू ई, है ना, प्लस यू नॉट। ये आपकी क्या बन गई, वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब वेलोसिटी से क्या निकालना है हमें, कि अब मान लीजिए आफ्टर टी टाइम, यानी कि जब आगे मूव कर रहा है, तो ये मान लीजिए टी इक्वल टू टी टाइम के बाद में जो वेलोसिटी यहाँ निकल रही है वो कितनी निकल रही है, वी वेलोसिटी निकल रही है, जो हम इससे फाइंड आउट करेंगे अगर ये यू नोट गिवन है, ठीक है। अगर ये जीरो दी होती तो ये वाली इक्वेशन नहीं मिलती हमारे पास, ये मिल जाती, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर मुझे क्या निकालना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, एक बार इंटीग्रल या इसका ले लेंगे, क्योंकि यू नोट आई गया यहाँ से, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ कि डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम टी प्लस यू नॉट, ठीक है। देन उसके बाद में इंटीग्रल करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, अब क्या होगा, टी स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, तो टी स्क्वायर बाई टू तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2m कर देते हैं अपन, ठीक है। प्लस में यहाँ क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, टी प्लस एक और कॉन्स्टेंट आएगा, वो क्या आएगा, C2, ठीक है, क्या आएगा, C2। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशन पे मान लीजिए जब स्टार्ट करता तो यहाँ पे आपको जो है कितना दे दिया, t इक्वल टू जीरो पे ये पोजीशन कौन सी है, R नोट है, या वही ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकता है। मान लीजिए R नोट किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जनरल पॉइंट कोई सा भी ले सकते हैं 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो जनरल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब t इक्वल टू जीरो, R इज इक्वल टू R नोट, ठीक है, R इज इक्वल टू R नोट। तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू या R नोट इज इक्वल टू क्यू, अच्छा ये कितना है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्या बचा, ओनली C2 बचा, है ना, क्या आ जाएगा, C2 की वैल्यू आ गई। तो आपके पास R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू ई 2m टी स्क्वायर प्लस यू नॉट टी प्लस C2 की जगह R नॉट। तो ये आपके पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ठीक है। कि यहाँ से t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू टी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मान लीजिए इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है कि इनिशियल के अंदर जो वेलोसिटी है ये भी कितनी है, जीरो, और जो आप स्टार्टिंग भी कहाँ से कर रहे हैं, ओरिजिन से, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेशन यहाँ से जीरो हो जाएगी, सिर्फ आपको जो r मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। और ये किसकी इक्वेशन होगी, अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए इक्वेशन अगर हम देखते हैं
ठीक है, तो इक्वेशन किसकी होगी, पैराबोलिक पाथ। तो इसका मतलब इसका पाथ कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, पैराबोलिक जो है वो पाथ हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर में ना आर और टी स्क्वायर, तो कौन सा हो गया, पैराबोलिक जो है वो इसका पाथ हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर कि मान लीजिए इन केस कि आपको जो है अच्छा t इक्वल टू 0 पे v और ये दोनों हम निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं है, इसके अंदर हम निकाल चुके हैं, दोनों 0 कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी, ये बच जाएगा उधर और इधर ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो कैसा बन रहा है, पैराबोलिक पाथ बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए इन केस जो है कि आपको यहाँ पे इसमें वो आपको जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखे और क्या दे दिया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखे क्या कहेंगे कि मान लीजिए किसी पोटेंशियल दे रखा है आपको, उस पोटेंशियल में कोई चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे एक चीज और बनती है कि जो हमारा एनर्जी में जो चेंजेस हो, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जब आपको मैंने कार्य ऊर्जा पर में पढ़ाया था, है ना, एक चीज आप दिमाग में रखेंगे, तो मैंने क्या पढ़ाया था, कार्य ऊर्जा पर में, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई थी। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर तो मैंने क्या कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की, जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज जो है वो किसके इक्वल है, वर्क डन है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो वर्क डन कितना होता है, अगर मान लीजिए आपको पोटेंशियल दे रखा हो, है ना, अगर मान लीजिए पोटेंशियल गिवन है उस केस में, उसकी बात हम कर रहे हैं, ये तो बड़ा सिंपल सी इक्वेशन थी जो हम कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए आपको पोटेंशियल V गिवन है, ठीक है, कैपिटल V गिवन है, चार्ज पार्टिकल जो है हमारा वही Q इसका चार्ज है। ठीक है, और दो पॉइंट है हमारे पास इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए ये यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और यहाँ वेलोसिटी कितनी है, V2 है, तो पूछ लिया कि इसमें वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो वर्क डन W होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की चेंज के, ये कितना होगा QV, इसको ऐसे लिख देता हूँ, QV लिखते हैं ना, तो QV, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी जो है इसको आपको दिमाग में रखना है इस वाले केस के लिए कि आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ से हो गया। अब इस कंडीशन को दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 0, तो जब इनिशियल 0 होगी तो QV इक्वल टू कितना हो गया, हाफ m V2 स्क्वायर, कितना हो गया, हाफ m V2 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकालनी है, मान लीजिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, रूट के अंदर 2qv/m, ये हम कई बार यूज करेंगे। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशंस होगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता ही है, बड़ा सिंपल सा था, बस दिमाग में कहाँ से रखना है कि जो फोर्स होगा इस वाले केस के अंदर, फोर्स कितना होगा, Q × E जो है हमारा फोर्स होता है, जो हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला केस। ये कब है, जब E और V दोनों क्या है, यानी कि E और V दोनों क्या है, पैरेलल है, इस वाले केस की हम बात कर रहे थे, यानी कि पार्टिकल भी इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो ये वाला केस हो गया। नेक्स्ट केस कौन सा है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस केस में कैसी इक्वेशन बनती है उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू E। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर टू E, ये वाला हम केस ले रहे हैं। पहले कौन सा था कि चार्ज पार्टिकल जब इनिशियल में मूव कर रहा था, किधर मूव कर रहा था, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा था, उस केस में क्या था। अब अगर मान लीजिए इनिशियली जो है ये परपेंडिकुलर अगर है पार्टिकल मूव करता हुआ, तो उस केस में क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मान लीजिए ये इस तरह से नेगेटिव और इस तरह से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब उस केस के अंदर क्या होगा कि ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हम ये ले लेते हैं वाई डायरेक्शन में, है ना, तो ये प्लस और ये माइनस। अब चार्ज पार्टिकल क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है मूव करना। ठीक है, तो मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये डायरेक्शन कितनी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी है, कैपिटल L लेंथ है। ठीक है, जब ये यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो फोर्स लगना स्टार्ट होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि जब यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करता है, मान लीजिए वो u वेलोसिटी है आपकी, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है। अब क्योंकि देखिए
अब इस केस के अंदर चार्ज पार्टिकल पे जब ये यहाँ पहले तो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसका मतलब फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की ओर लगना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर की ओर लगना स्टार्ट होगा तो इस वेलोसिटी में कोई चेंजेस होगा क्या, इसमें नहीं होगा। कौन सी वेलोसिटी में चेंज होगा, इस डायरेक्शन वाली है ना, तो मैं डायरेक्शन यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये मेरी, अच्छा यहाँ से लेते हैं ना, ये मेरी कौन सी हो गई, वाई डायरेक्शन, और ये कौन सी हो गई, एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा, है ना। तो वाई डायरेक्शन में कौन सा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्स डायरेक्शन में ये मूव करता हुआ एंटर करता है। जैसे इसमें एंटर करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने जो ये एक्चुअल पाथ है जो इस तरह से इसका, वो क्या करेगा, उसमें नहीं जाकर किस पाथ में जाएगा, यहाँ से ऊपर की ओर मोशन करना स्टार्ट करेगा ऐसे, ठीक है। क्या करेगा, कर्व बनाएगा ऐसे, क्योंकि फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, धीरे धीरे ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते जब तक यहाँ से पहुंचेगा, ये यहाँ तक निकलेगा, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसका, है ना, थोड़ा डायग्राम अच्छा बनेगा इससे। तो ये जैसे क्या करेंगे, पाथ जो होगा उसका इस तरह से ये शूट आउट होगा, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा, और देन उसके बाद में यहाँ से क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करके, ये मान लीजिए कोई स्क्रीन है उस पर जाके टकराएगा, यही होगा। क्या होगा कि यहाँ तक तो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में यहाँ से फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ये स्ट्रेट लाइन की तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, ये वाला पॉइंट जो है वो इसके अंदर है, सिर्फ जो एल लेंथ की हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक लगा रहा है तब तक ये पॉइंट मिलेगा। देन उसके बाद में जैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो फोर्स जीरो होते ही क्या होगा, वो जिस डायरेक्शन में इनिशियल यानी कि इसके जो है स्पर्श रेखा जो है अपनी टेंजेंट है उसके डायरेक्शन में क्या करेगा, शूट आउट करके आगे स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा और इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये कितनी है, आपकी स्मॉल एल लेंथ है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा आगे मिला देता हूँ ऐसे, ये हमारा ओरिजिन हो गया मान लीजिए एक तरह से, या एक्स एक्सिस की जो है वो लाइन हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस है इस तरफ, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ, ओ, और यहाँ जो ये एंगल बन रहा है ये कितना है, थीटा। इसी तरह से यहाँ पे भी एंगल बनेगा, ये कितना है, फाई, ठीक है। ये भी क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, ये कितना होगा, फाई एंगल होगा, ठीक है। और कोई नोटेशन हम देख लेते हैं, तो टोटल मिला के जो है यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इसे मैं कह देता हूँ y1, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कौन सी होगी, y2, कोऑर्डिनेट यही होंगे इसके इस डायरेक्शन में। यहाँ डिस्टेंस है जहाँ पे ये फोर्स लगना बंद होगा इस पे, यानी कि फ्री पार्टिकल हो जाएगा, तो ये होगा। तो ये वाला जो है इसमें क्या है, इसमें कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, इन फील्ड, और ये क्या है, फ्री स्पेस। तो ये कौन सा हमारा फ्री स्पेस में मूव, और ये कौन सा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इसका मोशन होगा वो, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई ना आपको, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ जाओगे तो इक्वेशंस आप आराम से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं अब, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ जो इसके कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। क्या कंपोनेंट होंगे कि मान लीजिए वेलोसिटी जो है यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में, वो मान लीजिए v है, कितनी है, स्मॉल v है, ठीक है। यू वाई इनिशियल में कितना होगा, जीरो, क्योंकि देखो आप इस तरह से जब मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये अपनी कितनी है यू एक्स, इस तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर आने के बाद जो है ये क्या होगा, फोर्स लगना स्टार्ट होगा, तब ये वाई डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट तक ओनली कौन सी वेलोसिटी है, ये है, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अब जैसे जैसे फोर्स लगेगा तो जीरो से स्टार्ट करेगा, तो इसमें इनिशियल जो है हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई है, ठीक है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जब फोर्स हमारा वाई डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्स हो जाएगा जीरो, है ना। दूसरा जो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ा ना, प्रोजेक्टाइल जैसे ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, दोनों को अलग अलग, क्योंकि देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको एक्स का एक्स में कर दो, वाई का वाई में सोल्व कर दो, दोनों को मिक्स कर देंगे, आपके पास टोटल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसकी बात करें एक्सेलरेशन की, तो कितना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल पे एक्सेलरेशन कितना होता है, वो होता है QE/m होता है, ठीक है। कितना होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो QE/m होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो इनिशियल कंडीशन जो हम यहाँ से इस डायग्राम से जो हम चीज निकाल सकते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब इसके बाद देखिए, तो देखिए एक्स एक्सिस में अलग सोल्व कर लेते हैं, वाई एक्सिस में अलग सोल्व कर लेते हैं। तो पहले किस पे चलते हैं, कि एक्स एक्सिस में, कि एक्स एक्सिस में क्या इक्वेशन बनेगी इसकी मोशन की, एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है, ओनली क्या है, वेलोसिटी है। तो ठीक है, वेलोसिटी है तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन इसकी, सीधी सीधी अगर मैं बनाऊंगा तो, कि जो एक्स होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, vt, एक्स कितना हो जाएगा, vt, या इसको कह सकता हूँ एक्स हो जाएगा मेरा
यू एक्स टी, क्योंकि यू एक्स चेंज नहीं हो रहा है। जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से टी टाइम तक मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कितनी आती है, सीधी सीधी ये आ जाती है। इसको मैं किस में लिख देता हूँ, वी टी में लिख देता हूँ, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी थी, इसको मैंने इसमें लिख दिया। तो इक्वेशन सोल्व हो गई। वेलोसिटी कितनी है एक्स एक्सिस में, ये एक्सेलरेशन कितना है 0, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा टी टाइम में, ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वाई एक्सिस के अंदर। तो जब वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्यू ई बाई एम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर अच्छा इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी टू वाई और डी टी स्क्वायर, है ना। सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम टी प्लस कॉन्स्टेंट सी वन एट टी इक्वल टू जीरो। ये क्या है, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो वी वाई इज इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। वी वाई इक्वल टू जीरो, तो ये जब जीरो करोगे तो इससे क्या मिल जाएगा, इंप्लाई सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो रखोगे यहाँ जीरो रखोगे सब कुछ जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो ये क्या मिली आपको, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो उस पर आ जाइए, सॉरी एक्सेलरेशन तो है वाई फाइंड आउट करना है ना। तो वाई फाइंड आउट करना है तो उससे क्या करोगे, सिंपली उसको स्टार्ट वहाँ से लेगो, फिर से इसका इंटीग्रल कर दोगे इस इक्वेशन का, तो क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू क्यू ई, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ना कुछ स्टेप्स, और 2 आ जाएगा और टी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट C2, ठीक है। एट इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में जाइए टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो की हम जब बात करते हैं, है ना, तो टी इक्वल टू जीरो पे वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस आएगी बताइए, देखें देखिए इसको, t इक्वल टू जीरो में y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस आएगी। तो आप देखिए यहाँ से कि जब t इक्वल टू जीरो की बात करें तो क्या उस टाइम तो फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, तो कौन सी डायरेक्शन चल रही थी, सिर्फ x में चला, और इसको पॉइंट कौन सा मान रहे हैं हम, ओरिजिन मान रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा, सपोज कर लीजिए हमारा ओरिजिन है, 0 0 वाला पॉइंट है। तो क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, है ना। तो y इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 0, दैट्स एम्प्लाई C2 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया क्यू ई अपॉन 2m टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, इसका पाथ कैसा होगा, है ना, इसका पाथ कैसा होगा। तो पाथ कैसा होगा, तो पाथ कैसे निकालूंगा, तो पाथ के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन किसमें बननी चाहिए, एक्स वाई में, क्योंकि जब प्लेन में मोशन हो रहा है, तो प्लेन में जब मोशन हो रहा है तो इसका मतलब पाथ कैसा होगा इसका, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो प्लेन में पाथ कैसा होगा तो उसकी बात हम करते हैं। तो यहाँ से अच्छा पिछले वाले में जो है ना वो मैंने पैराबोला बोला था, वो पैराबोलिक पाथ नहीं हो, क्योंकि एक लाइन में मूव कर रहे थे ना, तो लाइन में जो है वो उसकी स्पीड धीरे धीरे जब आगे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, तो वो एक लाइन में मोशन था, है ना, क्योंकि हम पैरेलल में थे, ठीक है। वहाँ मैं पैराबोला गलत बोल गया था, ठीक है। पैराबोला कहाँ होगा, यहाँ पे, क्योंकि हम किसमें है, प्लेन में मूव कर रहे हैं ना। तो देखिए जब प्लेन में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लेन में मूव करेंगे तो ये चीज आपकी मिलेगी इस तरह से कि टी को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, किससे भाई, इक्वेशन किसमें बनानी है, एक्स में बनानी है ना, एक्स और वाई में, तो उसको वहां से रिप्लेस कर देंगे। तो वहां से टी क्या रिप्लेस हो जाएगा, तो टी जो रिप्लेस होगा वो हो जाएगा कि वाई इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन 2m, ठीक है। देन उसके बाद में t की जगह आप वैल्यू रख देंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जब मैं आता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर ये y1 कितना होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पे y1 कितना होगा, क्योंकि आपका x कितना है, एक्स वाई में इक्वेशन बन गई ना, x कितना है l के बराबर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब मूव करते हैं तो डिस्टेंस कितनी है आपकी, l डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या मैं y निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक्स वाई में मेरे पास वैल्यू है। तो y1 जो होगा या कह सकता हूँ एट x इक्वल टू एल, एट x इक्वल टू एल y इज इक्वल टू क्यू ई ओवर 2m l स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो आपको ये y1 जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास ये मिल जाए, इसको y1 हमने यहाँ y1 का, तो ये y1 कितना हो गया, ये वाली आपके पास वैल्यू y1 की हो गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये देंगे आपको कि ये जब शूट करेगा यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कहाँ पे, y कहाँ पे जाके शूट करेगा, ठीक है। अगर वो l आपको गिवन है तो कहाँ पे जाके शूट करेगा, एंगल जो है वो एंगल कितना होगा उसकी मुझे बात करनी है, ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ से कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कह सकते हैं, है ना। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये जो हमारा थीटा, इसे क्या कहेंगे, क्योंकि डिफ्लेक्शन कहाँ तक हो रहा है, डिफ्लेक्शन जो है वो इस
जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एरिया में, इस एरिया तक डिफ्लेक्शन हो रहा है, देन उसके बाद में क्या है, एंगल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ डिफ्लेक्शन होगा मेरा पास थीटा, ठीक है, सॉरी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो मैं इधर से मिटा रहा हूं, तो एंगल ऑफ सॉरी डेविएशन है ना, डिफ्लेक्शन नहीं डेविएशन। डेविएशन का, डिफ्लेक्शन का मतलब तो क्या है, ये भी हो सकता है डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन का मतलब जो पाथ है उससे मूव कर, मतलब हटना, वो डिफ्लेक्शन है ना। ये क्या है, डेविएशन। डेविएशन का मतलब कि जब तक ये फोर्स लगेगा तब तक वो क्या कर रहा है, डेविएट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो ये है हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो और एंगल ऑफ डेविएशन इन फील्ड, है ना, इन फील्ड रीजन, कि फील्ड रीजन में एंगल ऑफ डेविएशन कितना है उसकी मुझे बात करनी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सिंपली टेन थीटा ले लेते हैं, और क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स। भाई टेन थीटा क्या होता है, किसी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की अगर किसी प्लेन की बात करें, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पार्ट है आपके इस तरह से, और वहाँ एंगल बन रहा है, तो एंगल कहाँ से लेते हैं अपन, एक्स एक्सिस से लेते हैं। तो ये एंगल टेन थीटा में क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी इंस्टेंटेनियस एंगल की बात करें तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को, किसको, इस वाले को। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इधर कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, और एक एक्स इसमें बच जाएगा। तो ये टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, वहां से वो आ जाएगा क्यू ई एक्स ओवर एम वी स्क्वायर, ठीक है। क्या जाएगा, क्यू ई एम ओवर एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ से देखो कि ये एंगल कितना होगा, तो इस एंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा कि 8 एक्स इक्वल टू एल, थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। 8 एक्स इक्वल टू एल, जब आप यहाँ जाते हैं तो यही थीटा कितना हो गया, क्योंकि ये डायरेक्शन हम कौन से दे रहे हैं। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे किसी भी ग्राफ के अंदर मुझे किसी पॉइंट पे ये एंगल फाइंड आउट करना, तो क्या करूंगा, यहाँ से एक टेंजेंट खींचूंगा, ठीक है। तो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो ये फाई लिया उसका मतलब क्या है, ये फाई जो है ये क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर जो है अगर हम टेंजेंट खींचते हैं वो टेंजेंट, भाई ये तो क्या होगा, इसको अगर मान लो आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो क्या करता है, ये इस तरह से आगे बढ़ता है, लेकिन हमने क्या किया, इस पर टेंजेंट खींच के इसको जो है एंगल बनाया है। तो वो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, यहाँ पे फाई है, ठीक है। तो यह एंगल ऑफ डेविएशन फाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 फाई। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने जो है ये एंगल है वो क्या होगा, तो क्या होगा, या कह सकते हैं कि लास्ट एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो वो ये डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन होगा। और वो कितना होगा कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्यू ई एम और एल ओवर वी स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा 10 फाई हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं यहाँ तक, चीज होगी। ये फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये y1 फाइंड आउट कर लिया, क्या बचा है, सिर्फ y2 बचा है ना। कि अगर ये l डिस्टेंस और फ्री स्पेस में मूव करता है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि स्क्रीन को कहाँ जाके हिट करेगा, वो सबसे लास्ट हमारे पास क्या है, स्क्रीन है। तो स्क्रीन को कहाँ जाके हिट करेगा, y एक्सिस में, उसकी मुझे बात करनी है, ठीक है। तो आ जाइए, अब इसका मतलब हमें कहाँ ध्यान देना है, अब इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना है, ये इतना चीज है, ठीक है। चलिए इस पे ध्यान देते हैं फिर। यहाँ से क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल। भाई क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। ये डिस्टेंस कितनी है, l, ये फाई आपको गिवन है, 10 फाई गिवन है ना। तो आपको जब बेस गिवन है और निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस आपको क्या है, गिवन है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं कि इतना सा मुझे निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में अच्छा इसको y2 बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक को, ताकि आपको ये जो है इसको अपन y2 बोल देते हैं, है ना। ये y1 तो यही है, टोटल y जो होगा वो क्या हो जाएगा, और इस पूरे को मिला के क्या बोल देते हैं, टोटल y बोल देते हैं, है ना। टोटल y क्या होगा, y1 प्लस y2। तो मुझे y2 फाइंड आउट करना था ना, तो y2 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये तो मैंने फाइंड आउट कर ही लिया। तो ये फाइंड आउट कर लिया, तो ये फाइंड आउट करके दोनों को जोड़ देंगे तो अपना टोटल आ जाएगा, डेविएशन कितना होगा, यानी स्क्रीन को कहाँ हिट करेगा वो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, ये मुझे गिवन है कितना है, स्मॉल एल है, ठीक है। ये जब स्मॉल एल है तो ये मुझे फाइंड आउट करना, ये जो है डिफ्लेक्शन एंगल जो है, डेविएशन एंगल है, वो हमारे पास कितना, इतना है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा कि 10 फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज y2 अपॉन एल। तो y2 इज इक्वल टू कितना हो गया, l 10 फाई, ठीक है। तो l इज, यह रख दिया 10 फाई कितना है, 10 फाई ये वाला,
है ना, क्योंकि इस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। tan फाई किसकी बात कर रहे हैं, इसकी। तो ये हमारा पास वैल्यू है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई में क्यू ई एल ओवर एम वी स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या हो गया, क्यू ई एल एल सॉरी एल एल ओवर एम वी स्क्वायर दैट इज वाई टू। ये क्या आ गया हमारे पास, y2 है वो हमारे पास यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा, टोटल मिला के ये y कितना होगा, तो टोटल मिला के जो स्क्रीन पे हिट कहाँ करेगा, वो करेगा y1 प्लस y2 पे। किस पे करेगा, y1 प्लस y2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा l प्लस l, है ना। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा l प्लस l, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। तो देन y1 कितना है, y1 हमने यहाँ पे फाइंड अभी किया था ना, फाइंड आउट, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, कितनी आई थी इससे, y1 यानी कि l स्क्वायर में आई थी वो ना, कितनी आई थी, y इज इक्वल टू समथिंग क्या, तो ये आया था ना क्यू ई अपॉन एम वी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू मिली थी वहाँ पे। डायमेंशन भी आप देख सकते हैं भाई, वो कितना मिला था आपको, ये y1 जो है आपको ये मिला होगा, आप देख लीजिए अपने उसमें, क्यू ई ओवर एम वी स्क्वायर और एल स्क्वायर, ये वैल्यू मिली थी। ठीक है, डायमेंशन अगर देखें तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है। तो देखिए क्यू ई एम वी स्क्वायर कॉमन है ना। फिर क्या इधर l इंटू एल यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, इधर क्या लेंथ स्क्वायर। तो कुल मिला के दोनों डायमेंशनली भी सेम है, होना भी चाहिए। ठीक है, जब तक डायमेंशनली सेम नहीं होगा तब तक आपका फॉर्मूला भी ठीक नहीं होगा। तो कई बार जो है आपको क्वेश्चन सोल्व करते करते अगर आपको कुछ अंदेशा लगे कि कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, तो आप सीधे सीधे डायमेंशन पे चल जाएगी, एक तरफ की डायमेंशन दूसरे के बराबर करके देखिए, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुल मिला के जो है ये आपके कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, ये मैंने निकाल दिया है, बाकी सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है वो तो बड़ा ईजी होता है ना, वो सब लोग जो है आप आराम से निकाल लेते हैं, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वाले में आपको जरूरत पड़ेगी, तो एक बार इसको हाथ से अपने सोल्व करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों कंडीशन हम निकाल चुके हैं। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है अगर कोई पार्टिकल है चार्ज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है, तो उसके इक्वेशंस कैसे बनेंगे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव इन या मूव परपेंडिकुलर, पहला कौन सा है, डिक्यूलर टू बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने लिखा है ना। तो जब चार्ज पार्टिकल है कोई, वो मूव करता है किसके, परपेंडिकुलर टू बी, उस केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, क्योंकि परपेंडिकुलर का ही फॉर्मूला देखो, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसका फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होता है, वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। आगे इसको और सोल्व करते तो क्या लिखते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा और एन के, ये लिखते हैं साइन थीटा एन के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर Q और सॉरी V और B के बीच में अगर एंगल 0 होगा, अगर वो पैरेलल होंगे, तो कोई फोर्स लगेगा का, नहीं। तो जब फोर्स लगेगा ही नहीं तो उसके अंदर कोई इक्वेशन होगी, कोई इक्वेशन नहीं होगी। सिंपली वो जो है जिस वेलोसिटी से आपने इनिशियल मूव करवाया उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। लेकिन जैसे ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, हाँ, उसके अलावा दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, बीच की भी तो हो सकती है कि मान लीजिए V इस तरफ है, ठीक है, और पहले तो अभी कौन सा केस है कि V इस तरफ है, तो ये जो परपेंडिकुलर वाला केस है, ये यहाँ पर भी तो हो सकता है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। ये इसका जस्ट अगला है कि मान लीजिए किसी जो है परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन किसी थीटा एंगल पर है, तो उस केस में क्या होगा, तो वो इससे जस्ट अगला वाला केस है। ठीक है, जनरल केस, उसके बाद में बात करते हैं। पहले हम इसकी बात करें सिंपलेस्ट केस की, कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो क्या होगा। तो आप इससे देखिए कि मान लीजिए इनिशियल केस के अंदर कि ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है जो किस तरफ है, अंदर की ओर, इस बोर्ड के अंदर की ओर जो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइन से या फिर डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल सपोज कर लीजिए यहाँ है, वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, किस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी उसकी v है। तो जब ये मूव करता है तो इसका मतलब क्या है, अब इसको समझना कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पार्टिकल किधर जा रहा है, उधर, तो यहाँ से फोर्स किधर लगेगा, तो v क्रॉस b। तो क्या करना है, सीधा हाथ लेना है, ठीक है, उंगलियां किधर करनी है, पहले v की तरफ, तो v की तरफ उंगलियां करी, ठीक है, घुमाना किधर है, घुमाना किधर है, b की तरफ, तो b किस तरफ है, इधर, तो इसका मतलब मुझे टिल्ट करना पड़ेगा, ऐसे उंगलियां घुमाऊंगा, अंगूठा उठा दूंगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर हुई, ऊपर की ओर। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन, ऊपर की ओर, लेकिन ये किधर जाना चाह रहा है, इधर, तो इसका मतलब क्या होगा, धीरे 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 जब ये इधर जाना चाहेगा तो इधर से फोर्स लगता जाएगा, लगते 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 ये इस तरह से थोड़ा सा
जिसका पाथ होगा वो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पाथ। ये आपको मैंने पहले बताया भी था, ठीक है। जो पाथ होगा इसका वो कैसा हो जाएगा, पहले सर्कल ही बना लेते हैं उसके बाद वो करते हैं, क्योंकि ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था इनिशियल में v, ठीक है। और फोर्स कैसे रहेगा ऑलवेज, देखिए आप ये इस तरफ ये v, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई ऊपर की ओर, ठीक है, यानी कि इस तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई ये इस तरफ, ठीक है। इस तरफ होगी तो क्या करेगा ऊपर की ओर जाने लगेगा, ठीक है। ऊपर की ओर जाएगा तो फिर से क्या है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 हर एक केस के अंदर, हर एक केस के अंदर जो है आपका अंगूठा किस तरफ आएगा, इस सेंटर की तरफ आएगा। किस तरफ आएगा, इस सेंटर की तरफ आएगा हर एक केस के अंदर, ठीक है, ऑलवेज। तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की किधर होगी, सेंटर की ओर होगी, ठीक है। तो मैं कुछ स्पेसिफिक जो है वो ले लेता हूँ पॉइंट, थोड़ा अच्छा डायग्राम दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर यहाँ की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन ये, यहाँ की बात करें तो ये, यहाँ की बात करें तो ये क्या होगा इसका सेंटर। तो क्या होगा कि जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मास m और चार्ज q है वो v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो मूव करेगा तो क्या होगा कि वो एक सर्कुलर, या फिर करेंगे कि एक जो उसका पाथ होगा क्या होगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो v और v से बनने वाला जो एक प्लेन होगा उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब आते हैं इससे आगे वाले में, ठीक है। आगे वाले में क्या करेंगे कि इक्वेशन सोल्व करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन सोल्व करनी, तो यहाँ से मैं इसको अभी एक बार मिटा देता हूँ, है ना। कि मान लीजिए मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, ये जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो जाएगा QVB, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना है, मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू कितने की बात कर रहा हूँ, 90 की। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि अगर मान लीजिए ये इसमें मूव कर रहा है फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जब सर्कुलर पाथ में जाते हैं, मैंने आपको उसी टाइम पढ़ाया था कि जब सर्कुलर पाथ की बात करेंगे तो जो हमारा नेट फोर्स एम ए होता है वो एम ए नहीं होकर क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, mv²/r, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, mv²/r इज इक्वल टू QVB, ठीक है। mv²/r इज इक्वल टू QVB, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक चीज और मेंशन कर देता हूँ कि ये जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल की रेडियस कितनी है, r है, ठीक है, कैपिटल R। तो इसका मतलब ये भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैपिटल R से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसकी फोर्स की इक्वेशन। यहाँ से अगर v निकालो तो एक v से एक v कैंसिल, तो v कितना आ जाएगा, QB/QBr, है ना, QBr/m। ये क्या है हमारे पास, इसकी वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी। रेडियस फाइंड आउट करनी है तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रेडियस लेंगे तो इसको इधर भेज दीजिए, तो mv/QB, ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और मास तो अपने को गिवन रहता ही है और चार्ज भी हमें गिवन रहता है। तो कुल मिला के जो हमारी रेडियस आ गई वो कितनी आ गई, mv/QB। थोड़ा सा इसको अच्छा लिख दें, mv/QB। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये कितना कर रहा है, इसका मोशन कैसा है, सर्कुलर पाथ में, तो इसका मतलब ये अपने पथ को क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए आप इसको जो है कंटिन्यूसली इसमें चढ़ा के छोड़ दिया है और ये अपनी एनर्जी मान लीजिए लॉस नहीं करता है, तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो क्या होगा, ये कंटिन्यूसली इसके अंदर क्या करेगा, मूव करता रहेगा। अगर कंटिन्यूसली इसके अंदर मूव करता रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये कौन सा हुआ मोशन, पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे इसका आवर्तकाल भी होगा, यानी कि टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टी, टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, डिस्टेंस, मान लीजिए वेलोसिटी आपको गिवन है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, इस एक सर्कल में लगा टाइम टी, ठीक है, एक सर्कल को पूरा करने में लगा टाइम टी। वेलोसिटी कौन सी है इसकी, v, और इसकी जो आपकी क्या बोलते हैं डिस्टेंस कितनी होगी एक सर्कल के अंदर, 2πr। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2πr यानी कि सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब इन दोनों में से कोई, अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन किस में चाहिए कि r को पुट, या तो देखिए यहाँ से r रिप्लेस कर दीजिए, v रिप्लेस कर दीजिए, दोनों रिप्लेस कर दो,
दोनों में से क्या होगा, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ करते हैं आर की वैल्यू रख देते हैं, तो 2π/v तो आपके पास है मल्टीप्लाई में आर कितना है हमारा mv/qv। ठीक है, mv/qv, तो m से सॉरी m क्या v से v कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 2πm/qv, है ना। थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, 2π को ऐसे लिख देता हूँ और ये हो जाएगा m/qv। ठीक है, ये क्या है मेरे पास m/qv। यहाँ से क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t, तो 1/t निकाल लीजिए, तो 1/t निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसका उल्टा, तो qb/2πm। ठीक है, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2πf, जैसे 2πf रखेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी क्वांटिटीज हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट और क्या निकाल सकते हैं कंडीशन यहाँ से, और क्या फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ से निकाल सकते हैं वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट कौन से निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना फाइंड आउट किया था, तो हाफ एम तो आप ऑलरेडी लिख लीजिए, वी स्क्वायर कितना था अभी देख के, तो वी स्क्वायर हमने यहाँ से पुट भी किया था क्या, नहीं पुट नहीं किया था, तो वी स्क्वायर में देख लेता हूँ कितना आया था हमारे, वी स्क्वायर हमारे पास आया था करीब करीब हाँ v इक्वल टू कितना आएगा था, वो आया था QB/m, है ना। v कितना आया था हमारे पास, v आया था QB/m, ये हमारे पास v था। ठीक है, QB/m यही था ना, हाँ ठीक है, QB/m जो है ये m हमारे पास v आ गया था। अब v यहाँ पुट कर देते हैं, तो जैसे ही v स्क्वायर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, q² b² r²/m², यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, q² b² r²/2m। ठीक है, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पढ़ा हमने। इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो मोमेंटम का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, q² b² r², यानी कि मोमेंटम कितना हो गया QBr। ये क्या होगा, किसी चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है उसका मोमेंटम। तो यहाँ से ये सब चीजें आपको पता होती है, लेकिन जस्ट क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपके पास आता है मोमेंटम, कि चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम जो है वो कितना होगा, तो चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड में हो जाएगा, तो ये उसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ये किसकी बात कर रहे हैं, ये वो केस है जब हमारे पास जो v है वो लेस देन क्या है, v जो है वो लेस देन c है। अभी हम यहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी सिंपलेस्ट केस में कि v जो है हम इतना कम ले रहे हैं कि वो c के रेस्पेक्ट में क्या हो, नेग्लिजिबल हो। जैसे c के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं लेंगे, मान लीजिए इसके इक्विवेलेंट होगा तो क्या होगा, जो हमारा m है वो भी क्या होगा, रिलेटिविस्टिक होगा। ठीक है, m क्या होगा, रिलेटिविस्टिक। चार्ज की बात हम करेंगे वो भी क्या होगा, रिलेटिविस्टिक। तो ये चीजें क्या होंगे, रिलेटिविस्टिक में चल जाएंगे, तो उसकी हम बात अभी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये हाई जो आपकी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर जब हम जाएंगे तो मैं वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करूंगा, और वहाँ पे जब हम रेडिएशन पढ़ेंगे तो रेडिएशन का फॉर्मूला, लार्मर फॉर्मूला और देन बर्मेस्टर लूंग और उसके जो है कि जो चीज़ें हैं वो हम उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस में करूँगा, वो तब की बात करेंगे। अभी इसको आप दिमाग में रखिए कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास जो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उससे हमने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब एक जैसे इसमें ये क्वेश्चन तो हो जाएंगे सिंपल से, है ना, कि जो आप आराम से कर भी पाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक जो है अगर मान लीजिए इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, क्या तैयार रहे कि मान लीजिए मैग्नेट ये इस तरह से आपको दे दिया कि एक फील्ड है और इस फील्ड के अंदर जो है वो यहाँ से, है ना, ये फील्ड है और इस फील्ड के अंदर जो क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो इधर जा रहा है इस तरह, एक पार्टिकल इस तरह जा रहा है और एक पार्टिकल इस तरह जा रहा है और एक इधर सीधा जा रहा है। ठीक है, तो ये ए, ये स्मॉल में कर देता हूँ क्योंकि बी अपने पास वो ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी और डी।
अब ये क्वेश्चन में इस तरह से होगा कि 4 पार्टिकल आपको दिए हुए हैं, ठीक है, एक दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दूसरा एक लास्ट दे दिया ड्यूटेरियम, ठीक है, क्या दे दिया, ड्यूटेरियम दे दिया। और इनमें से ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पाथ किसका होगा, ठीक है, कौन सा पाथ किसका होगा वो आप बताइए, ठीक है। तो क्या करोगे, कैसे करोगे इसको, सोचो, मुझे ए बी सी डी में से आप इनमें से देखो कौन सा पाथ किसका होगा, कैसे आप पता कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, ये इक्वेशन बनाई गई है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखो कि इनमें क्या रिलेशन, देखो एक चार्ज अलग अलग होता है, मास अलग अलग होता है, तो आपको वो इक्वेशन देखनी किसकी, आर की, क्योंकि देखो आपको क्या दिया, पाथ दिया, तो पाथ किससे डिफाइन करोगे, वेलोसिटी से डिफाइन करोगे, नहीं, किससे करोगे, आर से। तो आर इक्वल टू कितना होता है इसके लिए, केस के लिए आर इक्वल टू जो आपने फाइंड आउट किया होगा वो फाइंड आउट किया है एम वी अपॉन क्यू बी, है ना, कितना फाइंड आउट किया, एम वी ओवर क्यू बी फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या देखना है कि सबसे पहले तो देखो आर के लिए एक चीज कि ये वाला जो है वो सीधा निकल रहा है, ठीक है, ये वाला क्या है, सीधा निकल रहा है। तो सीधा निकल रहा है इसका मतलब क्या, इस पे कोई चार्ज होना चाहिए क्या, क्योंकि देखिए चार्ज पार्टिकल होगा तभी तो वो इसमें, क्योंकि अपने पास फोर्स क्या है कि फोर्स है क्यू वी बी, तो Q इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया 0, पहली बात तो ये, ठीक है, फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। एक बात ये भी, दोनों इक्वेशन लिख लीजिए, है ना, एक फोर्स की इक्वेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे, F इक्वल टू क्यू वी बी। तो पहले हमें जाना है इस वाली इक्वेशन पे, है ना, ये हमारी सेकंड इक्वेशन रहेगी, फर्स्ट किस पे देखना है कि फोर्स वाली, तो फोर्स क्या है, क्यू वी बी, है ना, क्यू वी बी। अब आप देखिए क्यू वी बी है, तो क्यू वी बी होने का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है उसमें आवेश होना चाहिए, तो चार्ज इसमें है क्या, न्यूट्रॉन में नहीं है, तो इसका मतलब इस पर कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं, तो इसका मतलब क्या करेगा, जिधर से आया जैसे ही वैसे निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये तो न्यूट्रॉन हो गया, क्योंकि इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, फोर्स लगी नहीं रहा, सीधा है वैसे ही सीधा निकल रहा है। दूसरे पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बाकी सब पे फोर्स लगेगा क्योंकि चार्ज तो है। अब किस पे आते हैं, तो इस पे आते हैं कि एक पार्टिकल तो इधर जा रहा है, दो इधर जा रहे हैं, ये क्या वाला है, इसकी बात करते हैं। तो जब देखिए कि फोर्स जो है ना, जो फोर्स है उसमें क्या आ रहा है कि अगर ये Q की जगह माइनस ई हो जाए, ठीक है, माइनस ई बी बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बाकी जो पॉजिटिव वाले जिस तरफ जा रहे हैं उसके अपोजिट में कौन जाएगा, नेगेटिव वाला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस पे भी क्या है, प्लस चार्ज होता है, इस पे भी क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ड्यूटेरियम भी प्लस है, इस पे भी क्या प्लस है, तो प्लस होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो ये पार्टिकल होगा ये कौन सा होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन दोनों के अपोजिट ही जाएगा, तो इसका मतलब ये ऐसे ही पता चल गया कि ये क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले केस पे, अब आते हैं इस पे कि इन दोनों में से एक प्रोटॉन के लिए होगा और एक ड्यूटेरियम के लिए होगा। तो अब आ जाइए इस वाले में, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए रेडियस है वो क्या हो रही है, चार्ज के साथ साथ मास पे भी डिपेंड कर रही है, तो मास जो है जिसका ज्यादा होगा उसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो मास किसका ज्यादा है, ड्यूटेरियम का जो मास है ना, एम डी जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, एम पी से। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ, है ना, यहाँ से सेंटर में आके रेडियस की बात करते हैं, एक ये और एक ये, तो रेडियस कौन सी ज्यादा है, बी वाले की रेडियस ज्यादा है, ए वाले की रेडियस कम होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर डी जो है वो ग्रेटर देन होगा आर पी से। तो इसका मतलब प्रोटॉन कौन सा होगा, ये वाला, और ड्यूटेरियम कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन में जब आप लिखोगे मिलाओगे इसको, तो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ए पे क्या रहेगा, प्रोटॉन, बी पे क्या रहेगा, ड्यूटेरियम, सी पे क्या रहेगा, न्यूट्रॉन, और इस पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। ये आपका पाथ रहेगा ए बी सी और बी, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसमें आपको दिमाग क्या लगाना है कि आपको दिया हुआ है उसको, जो हमने पढ़ा है ना, जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है उसको समझ के उसको अप्लाई करना है, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, कई बार क्या होता है हमें आते हुए भी क्वेश्चन जो है हम समझ नहीं पाते हैं, बस उसकी हमें दिमाग में रखना है कि जो हमने पढ़ा है वो है क्या, कहाँ से आया है, बस वो इंपॉर्टेंट। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो एक कंडीशन और है, अब इसी केस के अंदर मैं, चलो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं हम। चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में तो है लेकिन मूव विद एंगल थीटा टू बी। अगर मान लीजिए वो थीटा एंगल से मूव कर रहा है, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो थीटा एंगल से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या था, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है। ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे जो है मूव करता है। जब थीटा एंगल पे मूव करेगा तो इसका मतलब इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। थीटा एंगल पे अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, दो कंपोनेंट। इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, v कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा, v साइन थीटा। इस तरफ आएंगे तो v कोस थीटा, ठीक है। तो v कोस थीटा जो है वो क्या है, v पैरेलल वाला जो अगर इसकी बात करें तो वो हमारे पास क्या है, v कोस थीटा, और v परपेंडिकुलर क्या है b के, वो है हमारे पास v साइन थीटा। तो जो ये v परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो कंपोनेंट है वो क्या कराएगा इसको, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला, ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मोशन कराएगा। और ये क्योंकि किस तरफ है, b की तरफ है, तो इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो क्या होगा, फोर्स ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस इज q v क्रॉस सॉरी v परपेंडिकुलर b, ठीक है। यही रहेगा, परपेंडिकुलर वाला ये लेंगे, ठीक है। तो पहले परपेंडिकुलर वाले से अगर सोल्व करना चाहिए अपन, तो परपेंडिकुलर वाले से क्या मिलेगा कि एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर वही, ठीक है, किसके बराबर होगा, क्यू वी परपेंडिकुलर बी, वी से वी कैंसिल आउट, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम। ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर वाला वैल्यू आ गई, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। आर निकालना चाहते हैं तो आर क्या हो जाएगा, इसी से आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, या एम वी परपेंडिकुलर कौन सा है, साइन थीटा है ना, साइन थीटा अपॉन क्यू बी। आर निकालना चाहो तो इससे निकल जाएगी इक्वेशन से। अब नेक्स्ट क्या है, टी, टी निकालना है तो टी भी निकाल सकते हो। टी में भी कौन सा लोगे, क्योंकि इसी में हो रहा ना, वाई एक्सिस वाले में जो है वो क्या हो रहा हमारा सर्कुलर पाथ है, तो वो उसमें बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी सर्कुलर पाथ की, कैसे बनेगा, ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से देखिए, वी की तरफ उंगलियां करिए, ठीक है, बी की तरफ मोड़ दीजिए, तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी। तो इसका मतलब जब ये मूव करेगा तो किधर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, फिर वापस बाहर आएगा, फिर अंदर की ओर जाएगा। तो इसका मतलब इस प्लेन के कैसे मूव रोटेशन कर रहा है, इस तरह से इसके क्या होंगे, रोटेशन होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, इस तरह से रोटेशन। ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इस तरह से रोटेशन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है इस तरह से मूव करना लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट है कि अपने पास टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड कैसे करोगे, वही t इज इक्वल टू 2πr, और कौन सा कंपोनेंट लेना है, क्योंकि देखिए अभी सर्कुलर पाथ की बात करें तो हमें सिर्फ y वाले में जाना है ना, परपेंडिकुलर वाले में। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2πr v परपेंडिकुलर, तो r की जगह आप ये रख दीजिए m v परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल मिला के 2πm अपॉन क्यू बी, वही सेम मिल रहा जो पहले था। तो इसका मतलब इस थीटा एंगल में भी जाने पे उसके टाइम पीरियड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो टाइम पीरियड जो है वो क्या है, v के जो है, यानी कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के क्या है, डिपेंडेंट नहीं करता है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब आ जाते हैं इसके अंदर कि जब ये जो है, ये कंपोनेंट क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को एक्स एक्सिस में मूव करवाएगा, ये जो है वो वाई एक्स प्लेन के अंदर मूव करवाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, तो ये इसको आगे बढ़ाएगा। तो इसका मतलब पाथ कैसा होगा, तो पाथ इसका इस तरह से होगा, जब ये मूव करेगा यहाँ से तो ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि ये और ये मिलके तो इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे, और ये क्या करेगा, इसको आगे मूव करवाएगा। तो आगे मूव करवाएगा, तो जब ये आगे बढ़ रहा है, हेलिक्स बन रही है यहाँ पे, ठीक है, ये हेलिक्स जो है इसका पाथ होगा। इस केस के अंदर पिच कितना होगा, पिच का मतलब क्या है, पिच का मतलब है कि जब ये एक रोटेशन पूरा करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, इसे बोलते हैं पिच, कि एक रोटेशन में जो डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, पिच, ठीक है। तो पिच क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं है, एक सर्कल पूरा करने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम पीरियड के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड को जब आप इस v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, v पैरेलल इंटू टी, वी पैरेलल कितना है, v कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, t वो होगा हमारा 2πm ओवर क्यू बी। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, 2πm v कोस थीटा ओवर क्यू बी, ये इसकी क्या होगी, पिच, ठीक है। पिच का मतलब क्या होता है,
पिच का मतलब ये है कि जब एक रोटेशन पूरा करते हो आप, यानी कि एक सर्कुलर रोटेशन पूरा होगा, तो उस केस के अंदर जो है ये बी के पैरेलल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस या बी की डायरेक्शन के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पिच। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पिच। ठीक है, तो इससे आपको जो है क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने या फिर जो आपके फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले मिल सकते हैं, तो ये सारे हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, अब एक और केस आता है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उस केस में क्या होगा। तो उसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं करवाने वाला, क्योंकि डेरिवेशन काफी लेंथी है, उसका 3-4 पेज का डेरिवेशन रहेगा। मैं सिर्फ उसके रिजल्ट पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, रिजल्ट आपको उसके डायरेक्टली याद रखने हैं, है ना, कि उस केस में क्या होता है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि उसका पाथ कैसा होगा, है ना, उसका पाथ और इसकी इक्वेशन है वो पूछी जा सकती है कि उसकी जो इक्वेशन है वो कैसी होती है, तो उसकी मुझे बात करनी है। ठीक है, और इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, लोरेंज फोर्स। जब आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कौन सा फोर्स होगा, लोरेंज फोर्स होगा। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो मान लीजिए जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से हम बना देते हैं, ये एक्स वाई जेड, राइट हैंड जो है उसको हमने ले लिया है। ठीक है, एक्स वाई जेड हमारे पास डायरेक्शन है। इस एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए ये है बी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ई है, और चार्ज पार्टिकल जो है ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है। तो ये जब चलना स्टार्ट करेगा तो ये जो पाथ होगा इसका वो क्या होगा, साइक्लोइड। कैसा होगा, साइक्लोइड। ये दिमाग में रखिए आप, पाथ कैसा होगा, साइक्लोइड पाथ होगा, यानी कि कंप्लीट क्लोज नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट क्लोज पाथ नहीं होगा, ये क्या होगा, साइक्लोइड। क्यों, क्योंकि देखिए जब यहां से ये बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, वेलोसिटी इस मैग्नेटिक इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगा। अब ये ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको उधर भेजेगा, और कैसे भेजेगा, सर्कुलर पाथ में। तो ये सर्कुलर पाथ में जाएगा, जैसे यहाँ पहुंच फिर क्या होगा, ये मुड़ना स्टार्ट करेगा, और इस तरह से क्या होगा, इसका ये पाथ चलता जाएगा, और ये पाथ कैसा बनेगा, साइक्लोइड बनेगा। कैसा होगा पाथ इसका, साइक्लोइड होगा। और जो फोर्स हम यहाँ से लॉरेंज फोर्स डिफाइन करते हैं वो क्या करते हैं, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। इस फोर्स में जो है इसका पाथ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और चार्ज पार्टिकल इसमें मूव करता है, तो उसका पाथ कैसा होगा, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, साइक्लोइड जो है वो उसका पाथ होगा। ठीक है, और साइक्लोइड कौन से में होगा, कौन से प्लेन में, जो आपका बी जिस डायरेक्शन में है उस बी के परपेंडिकुलर प्लेन में। ठीक है, अगर मान लीजिए बी किधर होता है, जेड डायरेक्शन में, तो किधर बनता है ये साइक्लोइड, एक्स वाई में बनता है। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, और अगर ये बी वाई में होता है तो क्या होता है, ये एक्स जेड प्लेन में बनता है साइक्लोइड। ठीक है, तो वाई जो बी के है वो परपेंडिकुलर जो भी प्लेन होगा उसके अंदर क्या बनेगा, साइक्लोइड आपका बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस इक्वेशन है, और इसके अंदर जो है फाइनल जो इक्वेशन इसकी बनती है साइक्लोइड की, वो आप दिमाग में रखिए। क्या पता पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछेंगे आपको इतनी, इस पे फिर भी लिखवा देता हूँ एक्स्ट्रा थोड़ी सी, टी स्क्वायर प्लस, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या होगी उसकी बात मैं कर रहा हूँ ना, जब आपको ये गिवन है तो जेड माइनस आर, क्योंकि देखो किसमें है, एक्स वाई प्लेन में ना, तो जेड वाई वो जो आपके पास एक्स वाई क्या सॉरी जेड वाई प्लेन में ना, तो एक्स तो इसके अंदर होगा ही नहीं, तो आपके पास एक्स की कोई टर्म मिलेगी नहीं। ठीक है, और ये इस तरह से आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ये साइक्लोइड जो है उसकी इक्वेशन इस तरह से आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो है आर को हमने डिफाइन किया है, वो आर क्या होगा, वो हो जाएगा ई अपॉन ओमेगा बी, ये आपका आर होगा इस केस के अंदर। ठीक है, ये आपका टी वाई एक्स ये सब तो वही कंडीशन है। आर क्या होगा, आर होगा ई अपॉन ओमेगा बी, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, और ये क्या होती है, साइक्लोइड की इक्वेशन होगी जो आपको इस केस के लिए दिमाग में रखनी है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। ठीक है, ये वाला जो केस है ये, क्योंकि अभी बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है इसका, और डेरिवेशन से हमें मतलब नहीं है, डेरिवेशन से ठीक है हमें किससे मतलब है कि इसका रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट क्योंकि ये पूछा गया कभी नहीं है आपके पास, हालांकि वहीं से पूछा है, लेकिन अगर एक लेवल और बढ़ा के पूछते हैं तो ये कंडीशन आपको पूछी जा सकती है, तो आप इसका दिमाग में रखेंगे क्या बनेगा, साइक्लोइड।
अगर थीटा एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड में तो हेलिक्स, और अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कल। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और उसके अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाले में क्या बना था, पैराबोला बना था। ठीक है, वाई में और एक्स स्क्वायर के परपेंडिकुलर था तो पैराबोला बना था। और पैरेलल केस के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल, तो एक लाइन में इक्वेशन सॉरी एक लाइन में जो है आपकी वो होगी उसकी पाथ। ठीक है, आगे समझ में। तो सारी की सारी चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैंने सारे के सारे जो आपके कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चंस क्या होगा, सिंपली आपको क्या दे देंगे, अब इसके अंदर क्वेश्चन जो बना के देंगे तो क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या इससे पूछने वाले में। अगर मान लीजिए कोई देंगे v वेग से 10⁵ में टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका मास जो है वो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहते ही मास अपने आप दे दिया, चार्ज अपने आप दे दिया। ठीक है, इतने टेस्ला में कर रहा है तो उसकी जो है रेडियस फाइंड आउट कीजिए, वी वेलोसिटी जो दे दिया आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देंगे। या फिर उसको क्या कर देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी QE है या जो भी है उसकी दे देंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो वो फाइंड आउट कीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी दे दी इसका मतलब आपको क्या दे दिया, इनिशियली वेग दे दिया, क्योंकि वेग और पोटेंशियल एनर्जी QV इक्वल टू हाफ mv² करके उसको QV के बराबर कर देंगे, वहां से V निकल जाएगा, V इसमें पुट कर देंगे, बाकी वो सब चीजें हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मिक्सिंग करके क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट दिमाग में होने चाहिए, तो आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारा जब कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा ही रहा हूँ वैसे भी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।